जय हिंद दोस्तों, फिर हाजिर है उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका कि जेएनयू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जिन्हें राष्ट्रपति साहब ने क्या किया है, नियुक्ति प्रदान करी है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, कौन बनी है जेएनयू की पहली महिला कुलपति। चलिए भाई पहला ही क्वेश्चन है आज आप लोगों का। जेएनयू की पहली महिला कुलपति किन्हें बनाया गया है? कुलपति किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया? आपका चर्चा का विषय रहा है। अभी हाल ही में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है आपका दिल्ली के अंदर, उनकी पहली महिला कुलपति के तौर पे नियुक्त किया है। किन्हें किया है? तो पंडित है। कौन से पंडित हैं देखेंगे भाई। देखिए ये है आपकी शांति श्री धूली पंडित, शांति श्री धूली पूरी पंडित। इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है क्या भाई? कुलपति या वीसी। किन्हें बनाया है? वीसी। तो ये शांति श्री धूली पंडित हैं जिन्हें आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उनके ये कुलपति बनी है या वीसी बनी है। इनको लेकर के और आपकी कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे भाई। पहली, ये क्या है भाई? पहली महिला वीसी है, वाइस चांसलर कहा की? जेएनयू की पहली महिला वीसी है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? इनको नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। यहां एक क्वेश्चन बनता आप लोगों का बड़ा शानदार है। देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति ने इन्हें वीसी नियुक्त किया है, ये राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियों में आता है, या किस प्रकार की शक्तियों के उनके पास है, कि कौन सी शक्ति का ये वो यूज करते हैं यहां पर इन्हें वीसी बनाने के लिए। ठीक है, सिफारिश की बात करते हैं तो जो इनकी सिफारिश है वो किसने करी है? पीएम मोदी की सिफारिश पर, जो हमारे पीएम साहब हैं उन्होंने सिफारिश की थी। और शिक्षा मंत्रालय ने भी इनकी सिफारिश करी है और इन्हें तब जाकर के नियुक्ति मिली है। किसके द्वारा नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काम आएगा भैया आपको। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये कौन है? राजनीति विज्ञान की, पॉलिटी की क्या है? पॉलिटी की प्रोफेसर रही है। प्रोफेसर है भाई, किसकी? पॉलिटी की प्रोफेसर है भैया। किसकी? कौन से सब्जेक्ट इनके पास? पॉलिटी की प्रोफेसर रही है। ये जेएनयू से सबसे अचंभित करने वाली बात और बहुत गर्व करने वाली बात है इनके लिए। ये गर्व करेंगे कभी मैं यहाँ स्टूडेंट थी और आज मैं यहाँ। तो ये जेएनयू की क्या रही है? स्टूडेंट भी रही है। ये जेएनयू की स्टूडेंट भी रही है। और साथ में इन्होंने आपका कौन सा? महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले जो आपका विश्वविद्यालय सावित्रीबाई फुले जो विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर काम किया। और सावित्रीबाई फुले कहां पर है? ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। कहां भाई? महाराष्ट्र के अंदर आपका ये विश्वविद्यालय है। 1988 में गोवा में। साथ ही हम बात करें इनकी तो 98 में जो पहली महिला कुलपति है, इन्होंने कहां पर? गोवा में प्रोफेसर के तौर पर काम किया भाई। कहां पर? इन्होंने गोवा में भी प्रोफेसर के तौर पर काम किया है। साथ ही इन्होंने कहां पर? जो आपका यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी की सदस्य भी रही है। यूजीसी की सदस्य भी रही हैं।
देखिए दोस्तों, यहां पर हमने बात करी कि जो पहली महिला कुलपति हैं, इन्हें नियुक्ति मिली है, राष्ट्रपति साहब ने इनको नियुक्त किया है, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर किया है, और ये कहाँ की, जेएनयू की हैं, पहली है, यहीं की स्टूडेंट थी, ये इनके लिए गर्व करने वाली बात है। प्रोफेसर थी यहाँ पर पॉलिटी की, सब्जेक्ट पूछे तो पॉलिटी, जेएनयू सावित्रीबाई फुले जो विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। साथ ही 1988 में गोवा में प्रोफेसर थे और यूजीसी के सदस्य भी रही है। साथ ही 29 डायरेक्टरों को क्या किया इन्होंने, 29 को डायरेक्टरों को मार्गदर्शन भी यहाँ पर इन्होंने दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 2 भाई आज का, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी एक बहुत बेहतरीन आंकड़ा आने वाला है। देखिए सुनेंगे आप लोग तो बड़ा दुख भी होगा और आपको लगेगा कि किस प्रकार के आंकड़े हैं भाई। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। 2020 में कोविड-19 था। कोविड-19 के कारण 2020-21 में बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं। अब जब नौकरी चली जाती है किसी इंसान की तो क्या करता है, भूखा मरता क्या करेगा, या कोई और वजह रही होगी। बात यहां पर सिर्फ हम ये करें कि 2020 में नौकरी जाने की वजह से या बेरोजगारी की वजह से कितने लोगों ने आत्महत्या की, ये चर्चा का विषय है। आत्महत्याएं बढ़ी हैं 2020 में, आत्महत्याएं जो है आपकी ये क्या हुई है, बढ़ी हैं। इस वजह से ये चर्चा का विषय रहा है, और जब चर्चा का विषय है तो जरूरी बात है कि इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर हम इसको देखें 2020 में बेरोजगारी के कारण देश में कितनी आत्महत्याएं हुई, हुई हैं, या खुदकुशी करी है, कितने लोगों ने खुदकुशी करी है भाई। पूछ लेगा आप लोगों से, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ लेगा। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत कम वैकेंसियां निकली भी हैं, बहुत कम फिल भी हुई हैं। लोगों को 2-2 साल से ऊपर हो गए हैं उसी एग्जाम का वेट करते हुए। जिन्होंने एग्जाम दे भी दिया तो दूसरा एग्जाम नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, बहुत सारी समस्याएं। उन समस्याओं के चलते लोगों ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसके ऊपर यहाँ पर आपसे बात हो रही है भाई, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो ये आती है कि जो आपकी सबसे अधिक संख्या देखी गई है इन्हीं दौरान में। तो सबसे अधिक संख्या रही है भाई 2020 में बेरोजगारी की, जो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करी है, सबसे अधिक संख्या रही है। क्या रहा भाई, सबसे अधिक संख्या रही है। साथ ही हम यहां पर बात करें, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, कि भाई जो आत्महत्या से संबंधित जो रिपोर्ट जारी किसने करी है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रिपोर्ट जो जारी करी है ये आपका क्या है भाई, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा NCRB ने ये रिपोर्ट जारी करी है। और उन्होंने बताया कि 2020 में बेरोजगारी के चलते बहुत से लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको कह सकते हैं आप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्या किया गया भाई, ब्यूरो द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें बताया कि 2020 में कोविड महामारी के चलते बहुत से लोगों ने क्या करी भाई, आत्महत्या करी है। ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके, साथ ही अभी क्वेश्चन यहां पर यह था कि NCRB की जो इसकी स्थापना की बात करें तो कब की गई है। बहुत शानदार क्वेश्चन निकलेगा भाई आप लोगों के लिए। ध्यान रखिए, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1986 के अंदर भी, कब 1986 में आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई है। यहां ये क्वेश्चन शानदार नहीं है तो इससे ज्यादा शानदार क्वेश्चन तो ये है कि किसकी सिफारिश पर NCRB की स्थापना की गई थी दोस्तों, किसकी सिफारिश पर, यानी कि इस रिकॉर्ड ब्यूरो की सिफारिश किसने की गई, किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखेंगे, समिति पूछे तो टंडन जो समिति है, टंडन समिति रवीना टंडन मत कर देना, खाली तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा ना। टंडन समिति है, साथ में आप कह सकते हैं टंडन समिति द्वारा। और कौन था भाई आपका, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन, राष्ट्रीय आपका पुलिस कमीशन। साथ ही हम बात करें किसकी भाई, गृह मंत्रालय द्वारा की गई। तीनों ने, अगर तीनों के पूछे, सीधा पूछे कि टंडन समिति का संबंध किससे है, तो आपका NCRB से। इन्होंने अहम योगदान दिया था इसको स्थापित कराने में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई, ठीक है, इसका रिप्लाई करेंगे जरूर जरूर। साथ ही हम बात करते हैं अभी जो आंकड़ा है, तो आत्महत्या कितनी ज्यादा आत्महत्या हुई है, कितनी हत्याएं आत्महत्याएं यहां पर हुई है, तो हम इसकी बात करें 2020 के अंदर जो आत्महत्याएं हुई है भाई, वो हुई है आपकी करने वालों का पहली बार 3000 का आंकड़ा पार किया। कितनी आत्महत्याएं बेरोजगारी को लेकर के 3000 लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। देखिए जीवन देने वाला भी ऊपर वाला ही है, जीवन लेने वाला भी ऊपर वाला ही है, हमें कोई हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इसमें इंटरफेरेंस करें। ऊपर जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम है उन नियमों पर चलना चाहिए। अपनी मर्जी से खुदकुशी करना भारत के अंदर क्राइम है। भारत के अंदर क्या है, क्राइम है। विश्व के अंदर कौन सा ऐसा देश है जहां पर आत्महत्या करने की परमिशन मिलती है, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है भाई। चलिए 3000 का आंकड़ा पार हुआ यहां पर, और ये लिखित उत्तर के अनुसार किसने, राज्य गृह मंत्री है भाई। राज्य देखिए गृह मंत्री कौन है आपके, ये आप जानते हैं, राज्य गृह मंत्री, गृह मंत्री मोटा भाई, राज्य गृह मंत्री कौन है आपके, राज्य गृह मंत्री की अगर हम बात करते हैं नित्यानंद राय, नित्यानंद जो राय हैं, उनकी एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 3548 लोगों ने उनकी रिपोर्ट में लिखित में दिया, उन्होंने राज्य गृह मंत्री जो आपके नित्यानंद राय हैं, 3548 लोगों ने आत्महत्या करी है, ये उन्होंने रिपोर्ट में दिया है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, ये राज्य गृह मंत्री जो नित्यानंद राय हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट में ये लिखा कि इतने लोगों ने क्या करी है, आत्महत्या करी है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए एक बार मैं बात करूं, देखिए बेरोजगारी के चलते 2020 के अंदर 2020 में आपके 3000 से आंकड़ा पार हुआ। सबसे ज्यादा पहली बार ऐसा हुआ कि 3000 लोगों ने आत्महत्या करी है। रोजगार छूट गए लोगों के या बेरोजगार हैं, कोविड-19 के चलते कोई जीवन का आधार नहीं है। और ये रिपोर्ट किसने, एनसीआरबी ने इस रिपोर्ट को जारी किया। एनसीआरबी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना क्या, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 के अंदर की गई थी। तीन कौन सी समिति की बात करें तो जो आपका टंडन समिति है, टंडन समिति, साथ में पुलिस से जो आपका पुलिस कमीशन और आपका क्या गृह मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। साथ ही हम बात करते हैं कि राज्य गृह मंत्री नित्यानंद ने लिखित में रिपोर्ट दिया कि 3548 लोगों ने ये आत्महत्या करी है बेरोजगारी के चलते, ठीक है। ओके, एक बार भाई मैं थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा एक बार रफ कर रहा हूँ कुछ चीजें आपकी। यहाँ पर मेरे को इस साइड का ये जो क्वेश्चन आपका पहला रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। चलिए डाटा देता हूं आप लोगों को। देखिए 2020 में बहुत जबरदस्त डाटा है, ध्यान से देखेंगे। 2020 में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, कब भाई 2020 के अंदर जो आत्महत्या करी, कुल आत्महत्याओं की संख्या थी जो हुई थी 1.353 लाख। अब सुनिए भाई, कुल आत्महत्याएं, ये तो बेरोजगारी के चलते आत्महत्या थी, कुल आत्महत्याओं की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हुई है, 1.53 लाख यहां पर हत्या हुई है। बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और 2019 में जो ये थी आपकी, ये थी 1.39 लाख लोगों ने क्या करी थी, आत्महत्या यहां पर करी गई है के अनुसार। ओके, साथ ही और बहुत शानदार आंकड़ा देखिए 2018 में कर्जे के कारण, किसके कारण भाई, कर्जे के कारण या दिवालियापन यानी कि जिनका बिजनेस डूब गया, दिवालियापन जिनका बिजनेस डूब गया, उस वजह से 2018 में कितने लोगों ने आत्महत्या करी थी, तो ये था आपका 16,091 लोगों ने आत्महत्या करी है। ये मैं नहीं बता रहा हूं भाई, ये आपकी एनसीआरबी बोल रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार है, इतने लोगों ने आत्महत्या करी है। साथ ही हम बात करें, देखिए 2019 में यही जो आपका था, 2019 में कर्जे दिवालियापन में, तो ये 5908 ने, और 2019 में ये था भाई
ठीक है, कर्जे के कारण 2020 में जो कर्जे के कारण जो आत्महत्या करी है 5213 लोगों ने आत्महत्याएं करी है। बहुत डरावना आंकड़ा, ये जो आपका आंकड़ा है बहुत ही विडंबना है कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार से लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। अपने देखिए यहां पर हम एक छोटा सा भी अगर शरीर के अंदर कुछ दर्द हो जाता है या छोटा सा कांटा भी लगता है तो बड़ा जी दुखी पाता है, बहुत ज्यादा जी दुखी पाता है। लेकिन यहाँ पर तो हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त करें, मतलब ये कि उस बंदे के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कहने को बोल देते हैं कि यार वो उसके अंदर दिल नहीं था, फलाना नहीं था, ढिकड़ा नहीं था। अरे वो चीजें नहीं होती भाई, जिसके न फटे बीवाई वो क्या जाने पैर पर आई, जिसके साथ बीतती है वही जानता। जो चला गया है इस दुनिया को छोड़ करके वही जानता कि वो किस वजह से गया है, क्या मजबूरियां रही होंगी, उसके सारे रास्ते बंद होंगे। मैं सभी पे नहीं करता, लेकिन 99% लोग ऐसे मजबूर होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। ये हमारे देश और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा होता है कि ऐसा क्यों और किस प्रकार से इसको रोका जाए, जबकि आंकड़ा आप लोगों के बीच में है भाई सर्वाधिक। अब आता सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारों ने आत्महत्या करने वाला स्टेट कौन सा है। एनसीआरबी के अनुसार सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला स्टेट कौन सा है, तो सुनेंगे आप लोग। इसमें जो संख्या रही है ये है बेरोजगार में आत्महत्या करने वाला भी। तो 2020 की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 20 की बात करूंगा, ज्यादा आंकड़े नहीं उठाऊंगा, समय नहीं अभी। तो कर्नाटक के अंदर क्या हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या करी। कितने लोग थे यहाँ पर, 720 लोगों ने कर्नाटक के, जिसमें हो सकता है किसान हो सकता है अभी आपके जो नए जो बेरोजगार लोग हैं उन्होंने यहाँ पर क्या करी है, आत्महत्या यहाँ पर करी है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता भाई आपका, महाराष्ट्र पहले नंबर पर आत्महत्याओं में कौन आपका, ये दूसरे नंबर पर आत्महत्याओं में कौन आपका, महाराष्ट्र है भाई। महाराष्ट्र में कितने लोगों ने, तो 625 लोगों ने। और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता भाई, तमिलनाडु, और यहाँ तमिलनाडु में कितने, 336 लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं बेरोजगारों की। ये किसका आंकड़ा था आपका, बेरोजगारी के चलते सबसे ज्यादा बेरोजगारी के चलते सबसे ज्यादा देश के अंदर 2020 में आत्महत्याएं कहां पर हुई है आपकी, तो ये हुई है आपकी, कहां हुई है, कर्नाटक के अंदर हुई है 720, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद आपकी तमिलनाडु के अंदर हुई है। ये हत्या का यहाँ पर क्या था, आत्महत्या का आंकड़ा था भाई, ठीक है। ओके, इसी के साथ हम बात करते हैं, देखिए साल दर साल बेरोजगारी की आत्महत्याएं बढ़ रही है। यहीं पर डाटा दे देता हूं, पूरा का पूरा आपको नोट कर लेंगे। सिर्फ बेरोजगारी के कारण बात कर रहा हूँ, बहुत से रीजन होते हैं अलग अलग तरीके का, यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता भाई मैं आपको, एवरीथिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो 2019 में बेरोजगारी के चलते 2019 में जो हत्या हुई है, मैं नीचे लिखूंगा ये 28 51 भाई। 2018 की अगर हम बात करते हैं तो यही आंकड़ा आपका 27 41 आत्महत्या भाई, आत्महत्या, ठीक है। ये 2019 में, ये 2018 में, ये आपकी 2017 के अंदर कितनी हुई है, 2017 की अगर मैं बात करूं तो 24 हुई है। 2016 में जो आत्महत्याएं हुई है बेरोजगारी के कारण, ये आपकी कितनी हुई है, तो 22 आपकी 98 आत्महत्या हुई है। और 2015 में यही आपकी 27 23 आंकड़ा सबसे ज्यादा कब का है, 2022 इसका 20 का 2020 में कोविड-19 के चलते या कहें कि किसी भी वजह से लोग बेरोजगार हुए, उन बेरोजगारों ने यहाँ पर क्या करी है, आत्महत्या करी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके पेपर के हिसाब से भी, जो आपको आगे आने वाले समय में काम देने वाला है, ठीक है। चलो भाई, उसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में भी कुछ टेक्निकल इशू के लिए मैं देख नहीं पाया, माफी चाहूंगा। मैं या तो उन क्वेश्चनों को दोबारा से आप लोगों को बीच में दे दूंगा, क्योंकि किसी दिन मेरे को मौका मिला तो, या फिर जो आपकी मंथली क्लास रहेगी उसमें देने की कोशिश करेंगे। मैंने मार्क कर ली वो डेट आपकी कि कौन सी क्लास आपकी, 2 क्लासें आपकी टेक्निकल इशू के कारण ठीक नहीं निकली है, उनके ऊपर हम दोबारा से वो जो क्वेश्चन आपके कराएं उनको हम दोबारा से एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आज का आपका, ताइवान की मिसाइल रक्षा प्रणाली, सीधा पूछेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका भाई,
पैट्रियट मिसाइल प्रणाली चर्चा में है अभी आपकी। कौन सी मिसाइल प्रणाली चर्चा में अभी आपकी? पैट्रियट मिसाइल प्रणाली आपकी चर्चा में है। मिसाइल प्रणाली चर्चा में है। इसका संबंध कहां से भी? सीधा सा है, पैट्रियट मिसाइल प्रणाली। यहां पर किसकी बात हो रही है? मिसाइलों की बात हो रही है। ठीक है, ये पैट्रियट मिसाइल प्रणाली का संबंध किस देश से रहा है? ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसकी सीधी सी बात कर लेते हैं भाई। देखिए, इस प्रणाली की अगर हम चर्चा की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका संबंध कहां से है? ताइवान। कहां से भाई? ताइवान से। ताइवान से इसका संबंध है। और आपको पता है ताइवान देश कहां है? चीन का पड़ोसी कह सकते हैं। पड़ोसी, किसका पड़ोसी है? चीन का पड़ोसी है। अमेरिका इसकी मदद कर रहा है, चीन ये बोलता है कि इसकी कोई मदद नहीं करेगा, जो इसकी मदद करेगा वही मेरा दुश्मन है। ये आप लोग जानते हैं। अब अमेरिका ताइवान की जो ये पैट्रियट जो मिसाइल प्रणाली है, इसमें क्या कर रहा है? सुधार कर रहा है, इसकी क्षमता को बढ़ा रहा है। ये बात आप लोगों को एक इंटरनेशनल लेवल पे पता होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका ने, अब चर्चा में क्यों है? यूएसए ने, अमेरिका ने क्या किया भाई? इसकी प्रणाली की मदद करने के लिए, इसकी पैट्रियट जो मिसाइल प्रणाली है इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या किया भाई? एक बजट दिया है। कितना? 100 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन जो डॉलर है उसकी उपकरण को बिक्री को मंजूरी दी है। उपकरणों, मिलियन डॉलर के जो उपकरण हैं, उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। चर्चा में इसलिए क्योंकि 100 बिलियन डॉलर के जो अमेरिका ने क्या क्या इनको बिक्री की बात करी यहां पर। और ये जो प्रणाली थी जो अमेरिका ने भी दी है, इसका फैसला कब लिया गया था? 2019 में। यानी कि 2019 में किसकी सरकार थी भाई? ट्रंप की सरकार का फैसला था, जिसे अब इंप्लीमेंट जो बाइडेन के, वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। या ये कह सकते हैं ताइवान की जो मिसाइल प्रणाली इसको अपग्रेड अमेरिका कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? अपग्रेड कर रहा है। और अपग्रेड के लिए इक्विपमेंट की बात करिए, कितने इक्विपमेंट की? तो 100 मिलियन जो डॉलर है इसके इक्विपमेंट का फैसला लिया गया था। कब लिया गया था? 2019 में। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ये आपको मालूम है। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली क्या है? ये सतह से हवा में मार करने वाली, इस प्रणाली का हम जिक्र करते हैं तो सतह से हवा में मार करने वाली है, मार करने वाली प्रणाली है। इसमें ये मार करने वाली जो मिसाइल है, मिसाइल इस प्रणाली में दुरुस्त कर रहा है। मिसाइल कैसे आपकी सतह से हवा में मार करती है। और ये अमेरिका कंपनी, कौन सी कंपनी है? रेथियन। सीधा सा पूछेगा, रेथियन अमेरिका की कंपनी है। कौन सी? रेथियन द्वारा निर्मित है। रेथियन द्वारा निर्मित है। यानी कि पहले खरीदी भी किसने थी? ये तो खरीदी भी अमेरिका से ही गई थी। और अमेरिका ही अभी इसको दुरुस्त कर रहा है। और चीन इस बात को लेकर के नाराज भी। चीन ने बोला था कि जो उनकी स्वतंत्रता की भावनाओं को भड़काएगा वो चीन का दुश्मन होगा और युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से उसने अमेरिका को युद्ध की धमकी भी दी थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसकी हम बात करें, देखिए इसकी जो सीमा लगभग वो 70 किलोमीटर है। इसकी जो क्या है, 70 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है? इसकी जो सीमा पैट्रियट मिसाइल नाइके ह्यूक्लियस प्रणाली की जगह लेने के लिए बनाई गई थी। इसकी सीमा लगभग 70 किलोमीटर तक ये आपकी क्या कर सकती है? मार कर सकती है, या इसकी मारक क्षमता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका भी गहन मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका गहन मिशन इंद्रधनुष। धनुष क्या है जो चर्चा में रही? गहन मिशन इंद्रधनुष आपका चर्चा में रहा। ये क्या है? देखिए केंद्र स्वास्थ्य, इसको सबसे पहले तो देखेंगे इसका संबंध किससे? स्वास्थ्य से भी।
स्वास्थ्य से महिला जच्चा बच्चा कह सकते हो। इसकी जो घोषणा करी है किसने करी है? 7 फरवरी को इसकी घोषणा की गई थी भाई, 7 फरवरी को इसकी घोषणा हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वास्थ्य मंत्री है आपके, कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है आपके? स्वास्थ्य मंत्री कौन आपके? मनसुख मंडाविया द्वारा इसको क्या किया गया? इसकी घोषणा करी गई। 7 फरवरी 2022 को इसकी घोषणा हुई भाई, ठीक है। 7 फरवरी को इसकी घोषणा करी गई। वर्चुअल गहन मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। तो वर्चुअल रही है आपकी, कैसी रही है? वर्चुअल गहन मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। कब? 7 फरवरी को। किसके द्वारा किया गया? तो ये आप लोगों को पता है। और इसके अंदर है क्या? तो ये सबसे पहले बात करें, गर्भवती महिलाओं को सालाना सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम है, कह सकते हैं। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, महिलाओं से संबंधित टीकाकरण, बच्चों से संबंधित टीकाकरण, यानी कि जच्चा और बच्चा के लिए ये आपका क्या रहेगा भाई? जच्चा और बच्चा के लिए आपकी ये योजना रहने वाली है। ओके, आइए इसकी बात करें। देखिए गहन इंद्रधनुष मिशन योजना 4.0 की बात हो रही है भाई। क्या है यहां पर? ये क्वेश्चन में रहेगा धनुष है 4.0 ये है। ओके, IMI 4.0 या 0। पहला दौर कब शुरू हुआ इसका? पहला दौर है फरवरी फेब 22 में भी। पहला दौर कब है? फेब 22 में से लेकर के आपका अप्रैल 2022 तक ये लागू रहेगा पहला दौर। पहले दौर में 11 राज्य इसमें शामिल रहेंगे। दूसरा दौर भाई इसका, पहले दौर में कितने राज्य रहने वाले हैं? पहले दौर में अगर हम बात करें तो 11 स्टेट इसके पहले दौर में रहने वाले हैं। दूसरा दौर इसका तो ये आपका IMI.0 का दूसरा दौर। इसमें 22 राज्य शामिल है भाई, 22 राज्य या यूटी दोनों मिलाकर के कह सकते हैं भाई। अप्रैल कब से लेकर के? अप्रैल 22 से लेकर के और आपका मई तक लागू रहने वाला है। अप्रैल 22 से लेकर के मई तक ये लागू रहने वाला है। अब बात आती है मिशन इंद्रधनुष जो योजना थी, इसका प्रारंभ कब किया गया था? मिशन इंद्रधनुष योजना का प्रधानमंत्री जो मोदी साहब थे, इन्होंने 2014 में इसको लागू किया था। ये दुर्गम क्षेत्रों में, यानी कि जैसे अगर हम बात करें जैसे ईस्टर्न भारत, पूर्व ईस्ट की बात करें या नॉर्थ की बात करें, जहां पर पहाड़ियों में दूर दूर तक जो महिलाएं हैं गर्भवती, उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखने, वहां तक सुख सुविधाओं को पहुंचाना स्वास्थ्य से संबंधित इस योजना का उद्देश्य रहेगा भाई, ठीक है। टीकाकरण को कवरेज देना। और मिशन इंद्रधनुष के द्वारा अब तक कितने 10 चरण पूरे हो चुके हैं। कितनी गहन की बात नहीं कर रहा मैं, खाली मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहा हूं। तो 10 चरण पूरे हो चुके हैं। गहन मिशन अभी आपका स्टार्ट हुआ, जिसमें पहला दौर और दूसरा दौर की मैंने यहाँ पर बात कर दी है भाई, ठीक है। ओके, इसमें 10 पूरे हो चुके हैं मिशन इंद्रधनुष में। और इसमें कितने जिलों को कवर किया गया था? तो 701 जिले। सीधा सा क्वेश्चन लिखेगा कि मिशन इंद्रधनुष में कितनी चरणों को पूरा किया गया? तो 10 चरणों को पूरा किया गया। 2014 में इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लागू किया गया था। 701 जिलों को क्या किया गया था? इसके अंदर टीकाकरण के क्षेत्र को कवर किया गया था। अब किसकी बात हुई है? गहन मिशन इंद्रधनुष की बात हुई है। इसकी 7 फरवरी को घोषणा करी 2022 को। मनसुख जो आपके मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं कि इन्होंने वर्चुअल गहन मिशन का शुभारंभ किया। और साथ ही इसका उद्देश्य आप लोग समझ चुके हैं। इसका पहला जो चरण है आपका फरवरी 22 से लेकर के अप्रैल 22 तक रहने वाला है। दूसरा जो चरण है आपका 22 से लेकर के मई तक रहने वाला है, इसका दूसरा चरण है, ठीक है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया और अच्छा कदम था भाई। इसमें करोड़ों लोगों को टीकाकरण, बच्चों महिलाओं को यहाँ पर ये टीका दिया गया है। एक बार रफ करूंगा, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ेंगे। रफ कर रहा हूं भाई, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मौका नहीं है भाई, है ना।
पावरथॉन 2022 लॉन्च किया, ये क्या है आपका पावरथॉन 2022। हैकाथॉन लॉन्च की गई है अभी, हैकाथॉन लॉन्च की गई है चर्चा में। ये है क्या, इसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। चलिए इसको सीधी बात करते हैं। देखिए केंद्रीय बिजली मंत्री हैं आपके, जो बिजली मंत्री हैं केंद्रीय बिजली मंत्री भी कौन है आपके, तो ये MNRE जो मंत्री हैं RK सिंह, MNRE जो मंत्री हैं RK सिंह हैं। इन्होंने 7 फरवरी को इसका शुभारंभ किया। भाई कब किया इसका, 7 फरवरी को, 7 फेब को इसका शुभारंभ किया, या इसका लॉन्चिंग जो है वो कब करी गई है। आपसे पूछे पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च कब की गई, तो ये 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय जो बिजली मंत्री हैं आपके RK सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, इसमें क्या है भाई, इस पावरथॉन 2022 RDSS के तहत क्या एक प्रतियोगिता है भाई। देखिए आप पावरथॉन 2022 RDSS के तहत, किसके तहत है, RDSS के तहत हैकाथॉन प्रतियोगिता है। क्या आपकी ये हैकाथॉन प्रतियोगिता भी, हैकाथॉन प्रतियोगिता भी आपकी क्या है, प्रतियोगिता है। ये इसका आयोजन बिजली वितरण की, मतलब समझेंगे। देखिए बिजली वितरण में जो जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को लेकर के, यानी कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए किस प्रकार से लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए, उस टाइप की यहां पर ये प्रतियोगिता है। और ये किसके द्वारा, RDSS कह सकते हैं, पावर हैकाथॉन 2022। इसके तहत आपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी कि कठिन परिस्थितियों में बिजली की आपूर्ति करना, आपूर्ति जैसे कह सकते हैं। देखिए भाई मान लिया कठिन परिस्थिति, जैसे आपकी बाढ़ आ गई है, जैसे आपका कुछ भाई मान लो जैसे प्राकृतिक आपदा भी आ गई, उस समय भी बिजली को कैसे करेंगे, भौगोलिक स्थिति भी इसमें आती है। सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर प्रतियोगिता के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। चलिए इसकी जो लॉन्च की घोषणा करी वो किसके सहयोग से, देखिए पावरथॉन, किसके भी, पावरथॉन लॉन्च की जो घोषणा हुई है किसके सहयोग से करी गई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये है REC लिमिटेड, REC लिमिटेड, SINE है आपकी, SINE और लिमिटेड ने SINE, REC लिमिटेड ने SINE और IIT बॉम्बे, SINE और IIT बॉम्बे के सहयोग से, REC लिमिटेड ने किस के सहयोग से, तो ये SINE है, इनके सहयोग से, इसको बॉम्बे के सहयोग से की थी पावरथॉन 2022 की। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। थीम की बात करें, इस थीम में क्या समाहित किया गया है, तो थीम को 9 व्यापक पहलुओं में वर्गीकृत किया गया है। 9 पहलू हैं इसके, इसमें व्यापक है, 9 व्यापक पहलुओं में वर्गीकृत कर रखा है इसको। अलग अलग 9 प्रकार की कह सकते हो आप यहाँ पर ये थीम है। मांग या भार का पूर्वानुमान करना, साथ ही हम बात करें देखिए ऊर्जा चोरी का पालन करना, ऊर्जा चोरी को रोकना, ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो थीम है इसको कितने में वर्गीकृत कर रखा है, तो 9 पहलुओं में इसको क्या कर रखा है भाई, वर्गीकृत कर रखा है। ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई। इस पावरथॉन का प्रयोग विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। चलो
एक आपका विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन नंबर 7 आपका आज का, विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो जो ये जो दिवस आपका विश्व यूनानी दिवस हर साल भाई हर वर्ष आपका कब मनाया जाता है? 11 फेब को। जो आपका कल दिन था, आपको तो दिन सिर्फ अभी फिलहाल वैलेंटाइन डे वाले दिन याद रहे नहीं, वैलेंटाइन डे वीक याद आपको, लेकिन विश्व यूनानी दिवस भी आप याद रखेंगे। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया जी, ठीक है। और ये किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो यूनानी शोधकर्ता है, कौन है आपके? अजमल खान। अजमल खान है ये यूनानी शोधकर्ता, यूनानी शोधकर्ता है ये। इनके जन्मदिन पर ये विश्व यूनानी दिवस यहाँ पर क्या होता है? मनाया जाता है आपका। तो सीधा सा पूछे, विश्व 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, अजमल खान के जन्मदिन पर ये इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और ये क्या थे? यूनानी विशेषज्ञ थे। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन पर क्या किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर औषधि सम्मेलन, आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि सम्मेलन भी आपका इस दिवस पर किया जा रहा है। कहाँ? दिल्ली के अंदर इस दिन पर किया जा रहा है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई आपका, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वैसे इसकी बात कर लें, यूनानी जो दिवस कह सकते हैं औषधि प्रणाली का, तो औषधि से इसका संबंध है। ज्यादा कुछ इस पर बोलेंगे नहीं, बस इतना ही समझ लेना भैया, ठीक है। चलिए, साथ ही 11 फरवरी का आपका एक और दिवस मनाया गया था महिलाओं को लेकर के, कि विज्ञान में किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें, वो भी आपका 11 फरवरी का दिन था, ठीक है भाई। तो आज की जो क्लास थी आपकी ये यहीं पे समाप्त होती है। आपके लिए क्लास को स्किप नहीं करेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े इस क्लास के अंदर, ये आप जरूर एक बार मेरे को रिप्लाई करके बताएंगे। कोई समस्या आती है टेक्निकल तो आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करके बोल सकते हैं, शायद हम उस क्लास को वहाँ से हटा भी दें। बाकी आगे से ऐसा ध्यान रखेंगे, हम क्लास को आपके पास अपलोड करने से पहले उसको चेक किया जाएगा कि वो विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है, या कोई टेक्निकल समस्या है तो दोबारा से आप लोगों के बीच में लोड करके डिलीवर कर दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट, मिलते हैं।